नमस्कार। प्रारब्ध के एक और वीडियो चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। विषय आज का आपने थंबनेल में देख लिया होगा, राजनैतिक क्रांति का धनी बिहार, राजनैतिक बदलाव की जमीन पर गरीब क्यों। जब हम गरीब कह रहे हैं तो हमारी उस गरीबी शब्द का मतलब कहीं से आर्थिक गरीबी नहीं है, वो आप बेहतर समझ रहे होंगे। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमारे स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं, आप हैं आनंद कुमार जी। आनंद कुमार जी नमस्कार। जी नमस्कार। आनंद कुमार जी का परिचय मैं आपको करा दूं। मूलतः आप एक सामाजिक रिसर्च के प्रोफेशनल हैं, सोशल मीडिया में बहुत सक्रिय नाम, स्थापित लेखन के क्षेत्र में गीतायन अपनी पुस्तक के माध्यम से अपनी उपस्थिति रखते हैं और इसी के साथ साथ बिहार की राजधानी पटना में निवास करते हुए हर तरह की सामाजिक, राजनैतिक और साहित्यिक क्रियावादी, रचनावादी गतिविधियों में हमेशा पैनी नजर रखते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि बिहार के बारे में, बिहार की राजनीतिक जमीन को सीधे सीधे राजनीति और चुनावी राजनीति से अलग जाके जरा व्यापक तौर पर समझने के लिए आनंद कुमार जी से बेहतर हमारे लिए कोई नहीं। आनंद जी, सबसे पहले तो थंबनेल जो हमने आपको पढ़ के सुनाया और दर्शकों को सुनाया, तो वही पहला उद्घाटन प्रश्न क्यों ना हो जाए आपसे कि जो बिहार, चाहे वो जेपी आंदोलन रहा हो, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन की जमीन रही है जिसने पूरे देश को कभी प्रेरणा दी है और पूरे देश को जगाया है। पिछले लगभग 3 दशक होने को आ रहे हैं और 3 से ज्यादा दशक मैं कह सकता हूं, एक राजनीतिक समझ की और बदलाव की राजनीति जो 2014 से लगातार राष्ट्रीय स्तर पर इस देश में चली आ रही है, उस दौड़ में कुछ पीछे क्यों है? जी, इसका जवाब सबसे पहले ऐसे समझना होगा। आमतौर पे लोग जब जेपी आंदोलन की बात करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि इससे बहुत फायदा हुआ, देश को बदलाव मिला। हम इसको समुद्र मंथन की तरह देखते हैं। अब समुद्र मंथन में जो कई निधियां निकली थी, उसके अलावा विष भी निकला था। तो निधियां जो थी, जो एक आप बदलाव कहते हैं, राजनीतिक बदलाव, जैसे कि उस समय इमरजेंसी लागू होती है और फिर इमरजेंसी को हटा करके वापस से हम लोग लोकतंत्र की तरफ वापस आते हैं, ये सारा जो फायदा था ये तो पूरे देश को हुआ। लेकिन इस समुद्र मंथन से जो विष निकला था ना, वो सारा का सारा बिहार के हिस्से पड़ गया। आप उस राजनीतिक आंदोलन से निकले हुए जितने भी नेताओं को देखेंगे, तो चाहे जातिवाद की राजनीति बिहार में चरम पर पहुंचाने वाले लालू प्रसाद यादव रहे हों, वो भी उसी आंदोलन से निकले थे। अगर राजनीति में अवसरवादिता की बात की जाए तो आपको शायद रामविलास पासवान याद आएंगे, जो सरकार चाहे किसी भी दल की हो, मंत्री वो होते ही थे। बल्कि कई बार तो बिल्कुल। उनको राजनीति का बैरोमीटर कहा जाता था कि भैया जिस पाले में ये दिखें उस पाले की सरकार बनने वाली है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो हम्म। वो भी वहीं से थे। इसके अलावा भी हम्म। आप और नेताओं को देखेंगे तो जितने भी इस काल के नेता थे जो उसी जेपी आंदोलन से निकले थे, बल्कि लालू यादव के कई लोग इनमें से संगी साथी रहे थे। जिस वर्ष लालू यादव नानाजी देशमुख के सहयोग से छात्र संघ का चुनाव जीत रहे होते हैं, उस वक्त उसी समय पे रविशंकर प्रसाद जैसे नेता जो कि भाजपा के हैं, वो लोग भी चुनाव जीत रहे होते थे बिहार से। सुशील मोदी जो थे, वो भी छात्र संघ के चुनाव में उसी समय सक्रिय होते हैं। तो नानाजी देशमुख के सहयोग से इन्होंने चुनाव जीता। आज की तारीख में अगर आप बात करें तो बिहार में आरएसएस को समाप्त करना है, इसकी बात सबसे ज्यादा जोर शोर से आपको राजद करती हुई दिखेगी। और असली बात अगर पूछनी जाए कोई, तो आपको पता चलेगा कि छात्र संघ का चुनाव हो, उस वक्त भी नानाजी देशमुख से मदद ली थी लालू यादव ने। और जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई थी तो विश्वनाथ प्रसाद सिंह, प्रताप सिंह और चंद्रशेखर वगैरह जो थे, वो लोग किसी हम्म। और को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, जनता पार्टी से ही। और उस समय नानाजी देशमुख से बात करके पहले इन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस जी को भेजा। जॉर्ज फर्नांडिस जी से बातचीत के बाद भी जब बात नहीं बनी तो फिर खुद गए। अंत में जब भाजपा का बाहर से सहयोग मिला
तो ये अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो गए बिहार में, और उसके बाद 13-14 वर्ष तक जो है वो इनके परिवार का शासन चलता रहा। शासन कहिए, शोषण कहिए, जो भी कहिए, वो चलता रहा। तो राजनीतिक रूप से जो बाहर की तरफ बदलाव हुए थे, बिहार से बाहर की तरफ, उसमें से जरा सा कुछ भी बिहार में आया हो, ऐसा नहीं हुआ। इसके साथ जो इस आंदोलन से एक दूसरी घटना हुई थी, वो ये हुई थी कि ये आंदोलन पूरी तरह से छात्र आंदोलन था। शुरू भले ही ये गुजरात में हुआ हो, लेकिन बिहार में बिल्कुल। जब ये पहुंचा था तो ये बहुत प्रबल छात्र आंदोलन था। और इस छात्र आंदोलन से यूनिवर्सिटीज पे जो असर पड़ा, जो शिक्षा व्यवस्था पर, उच्च शिक्षा की व्यवस्था पर जो असर पड़ा, उस असर से बिहार की शिक्षा व्यवस्था कभी उबर नहीं पाई। ये धीरे धीरे आगे बढ़ के फिर स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को खराब करने तक पहुंचा। आज की दशा अगर आप देखें तो बिहार में स्कूलों में अगर भर्ती कराने की बात हो तो माँ बाप अगर बहुत निर्धन न हो तो वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं डालेंगे। आप शिक्षा मंत्री जी से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने ये क्रांति कर दी, वो क्रांति कर दी। तो भैया अगर इतनी ही क्रांति कर दी है तो आपके आईएएस अफसर जो हैं, उनके सुपुत्र सुपुत्रियां जो हैं, वो दिख जाएं सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए, बीडीओ साहब के दिख जाएं, जो आपके सिविल सर्जन हैं जिले के, उनके बच्चे दिख जाएं सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए। वो तो कभी नहीं दिखते, वो तो हम्म। बिहार के बाहर जाते हुए दिखते हैं। तो जब ऐसी हम्म। स्थिति है तो शिक्षा व्यवस्था जाहिर सी बात है चौपट है। और इसका जो शुरुआत जो इसकी हुई थी वो कहीं ना कहीं जेपी आंदोलन से ही हुई थी। जेपी आंदोलन के समय जब छात्र एक बार यूनिवर्सिटी कैंपस से निकलकर राजनीति की तरफ आ गए, फिर वो वापस गए नहीं। तो शिक्षा व्यवस्था पर भी असर पड़ा, राजनीति पर जो असर पड़ा वो तो देख ही रहे हैं हम सब। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इस लिहाज से जो पिछले इस बातचीत में आपने बताया कि साहब, तो फिर क्या ये समझा जाए कि राजनीतिक क्रांति की जिस जमीन को हम बिहार के रूप में कह रहे हैं, वही उसके लिए उसकी अति सक्रियता, क्रांति और सामाजिक और राजनीतिक क्रांति में अधिक सक्रियता ही बिहार के लिए घातक हो गई, ये कह रहे हैं आप? अधिक सक्रियता, और कई बार पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस कहते हैं इसको। हम्म। कई बार आप जब बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं किसी विषय पर तो आपका जो फैसला होता है वो बहुत ज्यादा सही होगा ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस का मामला भी है। चौक चौराहों पे आप चले जाएं, राजनीति के जितने भी दिग्गज हैं उन सबको गालियां पड़ती हुई आपको मिल जाएंगी, और बाकायदा गालियां ही पड़ती हैं, कोई शराफत वाली भाषा में वहां चौक चौराहे पे बात नहीं कर रहा होता। जैसी हम्म। भाषा में हम लोग सभ्यतापूर्ण तरीके से नेताओं की कमियां गिनाते हैं, उस तरीके से नहीं गिनाई जाती, ये आप भी जानते हैं। अब ये जो एनालिसिस होता है चौक चौराहे पे, या व्यक्ति अपने अंदर भी करता है, घर परिवार में भी करता है, उसमें जितना मंथन होता है उसके बाद निकल करके नतीजा जो उसके पास आता है वो ये आता है कि यार सब वही है। तो फिर वो मंथरावादी हो जाता है। तो ये जो मंथरावादी होना कहते हैं हम, तो मंथरावादी वो होता है व्यक्ति जो मंथरा का डायलॉग यूज करता है। और रामचरितमानस में मंथरा ने कहा था, कोई नृप होए हमें क्या हानि। तो ये जो मंथरा हम्म। वाला डायलॉग होता है वो डायलॉग बिहारी इस्तेमाल करने लगता है, कोई नृप होए हमें क्या हानि। भैया मुझे तो वही करना है, जैसे तैसे अपनी नौकरी बचाए रखनी है, अपने बच्चों को बिहार के बाहर पढ़ने भेज देना है। यहाँ हम्म। पे जैसे तैसे घर परिवार चल जाएगा, बच्चे कहीं बाहर पढ़ लिख करके कहीं बाहर सेटल हो जाए, दिल्ली में सेटल हो जाए, बैंगलोर में सेटल हो जाए। पुराने जमाने में, अगर थोड़े पुराने जमाने में आज से 20 साल पहले तक की बात करें तो कुछ लोग कलकत्ता उस समय तक जा रहे हम्म। थे, लेकिन ज्यादातर लोग जो थे या तो वो दिल्ली की तरफ मूव कर रहे थे या पंजाब की तरफ। आज की तारीख में अगर हम्म। पूछेंगे तो ये मूवमेंट जो है वो डायरेक्शन थोड़ा सा बदल गया है। गुजरात जा रहे होते हैं लोग, बैंगलोर जा रहे होते हैं बिहार से लोग, दिल्ली और पंजाब अभी भी जा रहे होते हैं, लेकिन उसकी गिनती थोड़ी सी कम हो गई। तो ये मूवमेंट होता रहता है। वो ये मान के चलता है कि मुझे किसी तरह से पैसे इतने जुटा लेने हैं या अपनी सैलरी हम्म। वगैरह इतनी कर लेनी है, इतनी कमाई इतनी कर लेनी है कि किसी तरह से मैं अपने बच्चों को इस सड़े हुए माहौल से बाहर निकाल सकूं। इस सड़े हुए माहौल को बदलना है, इस बारे में बिहार का जो आम आदमी होता है वो बहुत कम सोच रहा होता है। अच्छा, अब यहां से दो बात निकल के आती है आनंद जी। एक आपने कहा ना, जो वो बड़ा रोचक सा शब्द आपने दिया, मंत्रावादी, कि कोई कोई निप होए हमें क्या हानि है, कोई भी बन जाए हमें क्या हानि। लेकिन उसी के साथ आप ये कहते हैं कि दशकों से बिहार का जो भी व्यक्ति है वो प्रवासी, चाहे वो कामगार हो चाहे मजदूर हो, क्योंकि भाई प्रोफेशनल तो तब एक प्रोफेशनल के तौर पे तो तब उसका प्रवास होगा ना जब उसके पास स्किल हो।
और जब शिक्षा व्यवस्था इतनी चौपट है और नहीं है, कॉलेजों में उस तरह की संस्कृति नहीं है, तो ऐसे में उसका प्रवास जो है वो अनस्किल्ड लेबर या सेमी स्किल्ड लेबर इस रूप में होता है, या तो फिर ये एक छात्र के रूप में होता है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि वहां पर लोगों का एक ही मकसद है कि किसी तरह निकल जाए, अपने बाल बच्चों को पढ़ा लें, तो साहब ये बताइए, जब दो पीढ़ियों से ये बात चली आ रही है तो पिता भी निकला, आज आज जो पिता है वो निकला कि हम अपने बच्चों को पढ़ा दें। उसका जो बच्चा, वह भी इसीलिए निकला कि वो अपने बच्चों को पढ़ा दे। तो हर पीढ़ी दर पीढ़ी ये पलायन आखिर एक दूसरे से लिंक है, तो हानि तो लगातार हो रही है। और वो बिहार का समाज जो चौराहे पर, चौक पे, आज सोशल मीडिया का दौर है, आप देख लीजिए, लिखने वालों की भरमार है जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं। हर विषय पर लिखते हैं, आज चांद पे कोई घटना हो जाए उस पर लिखते हैं, मंगल की कोई घटना हो उस पर लिखते हैं। तो आप ये बताएं जरा कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी कोई नृप होए हमें क्या हानि की प्रवृत्ति, और हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं इसके लिए दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, चार पीढ़ी और पीढ़ियां दर पीढ़ी वो पलायन होता रहे, इससे क्या हासिल है? जी, इसको क्यों नहीं इसमें समझ पा रहा है आपको, समाज? इसको आप पीढ़ी दर पीढ़ी जो पलायन होता रहा उसको पहले आपको समझना होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी जो हम्म। पलायन होता रहा, वो जो शुरुआती दौर था वो अंग्रेजों के दौर में शुरू हुआ। अंग्रेजों के दौर में शुरू हुआ जब आप बिहार में जब पोस्ट ऑफिस की स्थापना हुई पहली बार पटना में, उस समय का अगर आप हिसाब किताब देखें तो बिहार में जो पोस्टल माध्यम से, मतलब मनी ऑर्डर के जरिए पैसा जो आता था और जो पैसा हम्म। जाता था, उसके हिसाब किताब में जमीन आसमान का फर्क है। अगर 10 पैसा जा रहा हो तो 90 पैसा बिहार में आ रहा होता था पोस्टल माध्यम से, क्योंकि उस समय में पोस्ट ही एक ऐसा माध्यम था कि बाहर काम करने वाला गिरमिटिया मजदूर जो है वो पैसे वापस भेजेगा। तो ये जो हम्म। पहली पीढ़ी, जो शुरुआती दौर था, इस समय में जब लोग बिहार से बाहर जाना शुरू कर रहे होते थे, उस समय में ये अनस्किल्ड लेबर नहीं था। इस आदमी के हम्म। पास एक ही काम था, जो था कृषि से जुड़ा हुआ काम, और कृषि से जुड़ा हुआ काम इसे आता था। हम्म। ठीक है, ये बिल्कुल। घर में सीख चुका था, परिवार में सीख चुका था, और ये जब बाहर जाता था तो ये अनस्किल्ड लेबर नहीं होता था, ये हाईली स्किल्ड लेबर होता था। तो ये हम्म। जब गन्ने के खेतों में, चाहे वो गिरमिटिया मजदूर के रूप में या कपास के खेतों में काम करने के लिए विदेशों में भेजा जा रहा होता था, तो ये स्किल्ड लेबर होता था। अब जैसे ही ये गन्ने और कपास के खेतों में काम करने गया, तो ये मान लीजिए कि एक 20 साल का व्यक्ति गया, और 20 साल के व्यक्ति का जो सबसे छोटा वाला भाई होता था, ये अक्सर उस दौर में ऐसा होता था कि उससे 10 साल छोटा होता था, क्योंकि 5 लोग 6 लोग भाई बहन में होंगे, ऐसा बहुत आम था। 6 7 भाई बहन होते थे सब लोग। तो सबसे छोटा वाला भाई जो है वो 10 साल छोटा है आपसे, ऐसा होता था। तो जो पहला वाला गया वो तो किसान का काम करने गया गन्ने के खेत में, लेकिन जो छोटा हम्म। वाला जब वहां पहुंचा तो उसका भाई पहले से वहां सेटल्ड है। तो ये जब छोटा हम्म। वाला वहां पहुंचा तो ये मजदूर की तरह नहीं पहुंचा है, ये घूमने फिरने के लिए आया है। और ये जो महीने 2 महीने वहां रुका, और भाई के साथ फिर मान लीजिए कि छठ की पूजा के बाद वो गया है, और होली में फिर वो वहां से वापस आएगा। तो ये जो हम्म। 6 महीने के पीरियड वो वहां पे रुका, इतने दिन में उसने वहां पे फैक्ट्री में कुछ काम सीख लिया। जो चीनी की मिल थी वहां पे उसने कुछ काम सीख लिया। अब हम्म। अगली बार या साल भर बाद या 2 साल बाद जब वो वापस जाता है, तो वो मजदूर की तरह, भाई की तरह काम करने नहीं जाता। अब वो उस चीनी मिल में फैक्ट्री वर्कर की तरह काम करने पहुंचा हुआ है। जब इसका भतीजा जब पहुंचता है, जो बड़े वाले भाई साहब थे, वो बड़े वाले भाई साहब अपने परिवार को लेकर के नहीं गए हैं। आप पाएंगे मजदूरों में, आप जब देखेंगे कि मजदूर जो बिल्कुल। वर्ग पलायन करता है, उस वर्ग को अगर आप देखेंगे तो उसमें पुरुष सारे बाहर जाकर के काम कर रहे होते हैं। पुरुष जाकर के पंजाब में खेतों में काम कर रहे होते हैं, दिल्ली में फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं, उनकी पत्नी उनके बच्चे यहीं होते हैं। तो जब भतीजा पहुंचा, जो बड़े वाले भाई का बेटा था, वो जब पहुंचा और अपने चाचा के पास पहुंचा है मिलने के लिए, तो वो चाचा जो है वो अपने भाई से, यानी उस बच्चे के पिता से एक लेवल आगे बढ़ चुका है। यानी मजदूर से वो निकल करके, खेत मजदूर से निकल के वो फैक्ट्री का मजदूर हो गया है। अब यहाँ पे हम्म। जब छोटा वाला जो भतीजा था, जो एक पीढ़ी और पीछे था, 10 साल और पीछे था, वो जब पहुंचा, तो ये थोड़ा सा और ऊपर के लेवल का काम सीखता है। कई बार ऐसा भी होता था कि उसको वहीं किसी स्कूल में भर्ती करा दिया जाता था। इससे उसका हम्म। लालन पालन जो है वो किसी बड़े शहर में हुआ है, तो कई बार वो मुंशी का काम करना शुरू कर देता है। तो 3 4 पीढ़ी के बाद आप देखेंगे कि क्या हुआ। तो जो पहली पीढ़ी जो कि मजदूर की तरह करने वहां काम गई थी,
उसकी अगली पीढ़ी में देखेंगे कि 5 पीढ़ियों के बाद वो क्या है, तो वो कहीं और किसी और बड़े पोजीशन पे है, हो सकता है किसी ने अपनी खुद की फैक्ट्री बिठा ली हो। जैसे बिहार में आने वाले कई लोग ऐसे होते हैं जो सूरीनाम या ऐसे देशों से आते हैं, तो आपको पता चलेगा या तो वो किसी मिल का मालिक है, किसी कंपनी का चेयरमैन है। कई बार ऐसा भी होता है कि राष्ट्रपति तक हो गए हैं, यहीं के लोग वंशज थे और बिहार में अपनी जड़ें खोजने के लिए आए हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है। तो ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी होता गया। हाँ, ये बिल्कुल शुरुआती पीढ़ी का पलायन है, लेकिन ये ये पलायन तो शुरुआती पीढ़ी आज का। भी है। अब जो पलायन हो रहा है, अब वाली पीढ़ी का पलायन बिल्कुल अलग है। अब वाली हम्म। पीढ़ी का जो पलायन होता है, अब वाली पीढ़ी में स्थिति ये है कि जमीन के इतने हिस्से हो चुके हैं। पहले ही बिहार का किसान जो था, जो कृषक था, उसके पास हम्म। 2.5 एकड़ जमीन हो, ऐसे किसान कम थे। आज की तारीख में जो किसान है उसे पता है कि मेरे पास तो भैया 2 कट्ठा जमीन ही बचेगी, पूर्वजों की जो भी है उसको सारा बांटने बांटने के बाद। तो वो ये कोशिश कर रहा होता है कि मेरी अगली पीढ़ी जब बाहर जाए तो वो वहीं कहीं बस जाए, वहां जाकर के वो एक फ्लैट खरीद ले। अगर वो बैंगलोर हम्म। गया है तो वहां फ्लैट खरीद ले, मुंबई गया है वहां एक फ्लैट ले ले, नवी मुंबई में ले ले, मुंबई के बाहर कहीं ले ले, मुंबई के अंदर तो खैर करोड़ों का होगा तो वो खरीदना पॉसिबल नहीं है। और ये जब यहाँ से हम्म। बूढ़ा आदमी जब मूव करेगा बाहर की ओर, या बूढ़े आदमी की मृत्यु हो जाएगी, उस समय बेटा जब वापस आएगा तो वो सिर्फ क्रियाक्रम और अंतिम संस्कार के लिए नहीं आएगा। वो जब वापस आएगा तो अपने जो 2 कट्ठा जमीन या 4 कट्ठा जमीन बची हुई थी उसके पास अपने हिस्से की, उसे वो बेचकर हम्म। या अपने किसी भाई भाई को दान देकर और फिर वहां से वापस चला जाएगा। तो ये आदमी कभी वापस नहीं आ रहा। तो ये जो पलायन में पहले ये हम्म। सिस्टम था कि सिर्फ पति बाहर है तो हर बार वो दिवाली में, छठ में या फिर होली पर वापस आएगा। वो जो गीत बनते थे, जो लोकगीतों में आपने सुना होगा, जो कि विरह के गीत होते थे, जिसमें पत्नी याद कर रही होती थी कि ये त्योहार है, पति यहाँ होते तो कैसा होता, या पति ने कहीं हम्म। जाकर बंगाल में कहीं दूसरी शादी तो नहीं कर ली। वो जो गीत हम्म। होते थे वो आज नहीं बनते। वो आज इसलिए नहीं हाँ, है बनते ना। क्योंकि वो जो पनिया के जहाज से पलटनिया बनिया, यह पिया ले ले यही हो। इस तरह के जी तमाम जो है। और आप देखिए ना, जी उस समय भिखारी ठाकुर ने जब एक पूरे लोक नृत्य गायन की परंपरा, एक नई शैली विकसित की, विदेशिया। तो वो विदेशिया अपने आप अपने नाम से ही अ, नाम से ही पता चलता है। हाँ, जो प्रवास था, प्रवास से जुड़े हुए सारी घटनाएं और हम्म। उसके पीछे की, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, तो जब आप अब ये कह रहे अब हैं ना। लेकिन ना तो आपको प्रवास पे ऐसे गाने बनते दिखेंगे ना ऐसी फिल्में बनती हुई दिखेंगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्रवास कर गया अब वो वापस नहीं आ हम्म। रहा। वापस नहीं आ रहा। अब उसमें और अगर बहुत घर कम परिवार दिखेंगे में, जो वापस बिल्कुल, आए। और घर परिवार में अगर बिहार में बचा हुआ जो परिवार का उसका सदस्य है उसके, अगर उससे उसको बातचीत भी करने हो रही है, तो आज तो साहब संचार क्रांति का दौर है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात वीडियो कर लेता है। कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर लेता है। और जैसे मैंने अगर मैंने मुझे निजी अपने तौर पर भाई यह बहनों से अनुभव बात किया करनी है। है, बिल्कुल, निजी मैंने ये तौर पे निजी मेरा तौर भी पर अनुभव अनुभव यही है। किया है। जी, आनंद जी, मैंने ये निजी तौर पर अनुभव किया है कि हमारे आपके जो एक दायरा है, वहां पर बहुत जरूरत पड़ने पर ही वीडियो कॉल लोग परिवार में भी करते हैं या आपस में भी करते हैं। लेकिन मैंने खास तौर से एक पूरे वर्ग में, एक बिहार से जुड़े, सिर्फ बिहार ही नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश, जो भी हिंदी पट्टी है, मैंने उस खास वो कामगार वर्ग जो प्रवास पे होता है, मैंने उसे 10 में से 9 कॉल अगर करते हुए देखा है तो वीडियो कॉल करते हुए देखा है। जी, वो वीडियो कॉल सड़कों पर करेगा चलते हैं, अगर अमूमन अपनी। वीडियो कॉल करते रहते हैं वो। हाँ, वो और वो बिल्कुल हम लोगों की तरह, हम लोग जैसे परहेज करते हैं, बिल्कुल सख्त परहेज रखते हैं कि भैया स्पीकर पे ऑन करके किसी से बात ना की जाए। ये हम लोग बड़ा सख्त आप परहेज बसों में। रखते हैं। और आप उनको देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने वीडियो कॉल चलाया, स्पीकर पे आवाज आ रही है और वो अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि अच्छा बच्चा कहाँ है, वो बाबू को दिखाओ जरा। अब वो बच्चा जो है, बिल्कुल। बाबू वो बोलने बोलने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन बाबूजी को देख रहा है या पिताजी को देख रहा है तो उधर से वो हाथ हिला दे रहा है और इतने से वो खुश हो जा रहे हैं। अरे, आप ट्रेनों में यात्रा करिए, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा कीजिए, बाकायदे आपको इस तरह की बातचीत सुनाई देती है कि क्या क्या बन रहा है, कौन सी सब्जी बन रही है, अच्छा जरा कढ़ाई की तरफ दिखाओ। तो अगला दिखाता भी है कढ़ाई की तरफ, बाकायदे वो कहता भी है कि अच्छा भिंडी बन रही है। तो ये बात आई है। चलिए, अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बात और आती है, जब हम इतनी बात कर रहे हैं और पलायन पे आ रहे हैं, तो वापस हम पलायन करते करते कहीं ऐसा ना हो कि बिहार से ही बाहर चले जाएं और हम चर्चा में प्रवास कर जाएं, तो फिर वापस चलते हैं बिहार। जी यह मानते हैं कि मंथरावादी चरित्र हो जाता है समाज का, और जब इतना लंबा
खामोश एक पानी ठहर जाएगा, कोई बदलाव ही नहीं होना है। और बदलाव होना भी है तो किस तरह का बदलाव होना है? अगर कभी जंगल राज खत्म होना है तो एक ऐसा राज आ जाना है कि जिसमें, लेकिन अब यहां पर जब हम ये कहते हैं तो ऐसा लग सकता है कि हम आप ये बात कर रहे हैं कि बिहार का समाज राजनीतिक और सामाजिक बदलाव को लेकर उत्सुक नहीं है या क्रियाशील नहीं है। लेकिन यहां हम खुद इस बात से गलत साबित हो जाते हैं। कैसे? जब हमने कहा कि 2014 के बाद देश में राष्ट्रीय स्तर पर जो एक बदलाव का दौर शुरू हुआ राजनीतिक चेतना में, तो आप 2014 का देखिए बिहार, 2019 का बिहार देखिए। जब मैं 2019 का बिहार कह रहा हूं तो लोगों के मन में आ सकता है कि नहीं साहब, वहां पर नीतीश जी की पार्टी की इतनी सीटें, लेकिन वो कब? वो तब जबकि गठबंधन था। अगर गठबंधन नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि 2014 की फिगर रिपीट ना होती 2019 में। इसका मतलब है कि वह बिहार जो अपने विधानसभाई चुनाव और राज्य की राजनीति और राज्य के लिए वोट करने के मामले में कोई नृप होए हमें क्या हानि जैसे भाव में जीता है, तो 2014 और 2019 के चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर यानी लोकसभा के चुनाव और उसमें बिहारी मतदाता का पार्टिसिपेशन, ये तो कहीं से नहीं बताता कि उसको इस बात का मंत्रावाद है कि कोई नृप होए हमें क्या हानि। वो डट के और सीधे राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव के समर्थन में मतदान करता है। तो ये ये चरित्र बदलाव का के अंतर क्यों है? ये लोकसभा और विधानसभा, इसमें वोटिंग में ये फर्क क्यों है? जी, एक तो ये अंतर आपको जरूर नजर आएगा। ये अंतर इसलिए नजर आता है क्योंकि बिहार में जहां तक आप भाजपा के नेतृत्व की बात करते हैं, तो बिहार में हम्म। भाजपा के पास नेतृत्व का कोई चेहरा नहीं है। उसके पास बदलाव की कोई योजना नहीं दिखती है। जो नेतागण हैं वो बटे हुए दिखते हैं, आपस में लड़ते हुए दिखते हैं। और जब वो जातिवाद का समीकरण और ये सब साधने की कोशिश करते हैं, तो जैसे ही वो ऐसा करते हैं तो इमिडिएटली जो पब्लिक होती है, जो वोटर होता है, वो सोचता है कि अच्छा, पहले वाला भी तो जातिवाद ही कर रहा था, ये भी फिर वही जातिवाद की राजनीति की बात करने आ गया है। तो फिर तो कोई अंतर हम्म। रहा ही नहीं, फिर तो पुराने वाले को ही वोट दे दें तो क्या फर्क पड़ता है, जैसा था वैसा ही रहेगा, जो सड़क बननी थी, जिस स्पीड से बननी थी वैसे ही बनती रहे। तो इस वजह से हम्म। वहां पे भाजपा जो है नुकसान में आ जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बदलाव नहीं हो रहा। जो पीढ़ी, आप समझ लीजिए कि 1980 के बाद पैदा हुई, उसने धीरे धीरे करके जो है वो बदलाव करना और उस बदलाव की स्पीड को बढ़ाना धीरे धीरे जारी रखा है। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि बिहार में दो ऐसे राजनीतिक दल आपको नजर आएंगे अभी हाल फिलहाल में, जो सीधे तौर पर पूरे राजनीति के माहौल में आमूलचूल परिवर्तन की बात करते हैं। एक तो पुष्पम प्रिया का नाम शायद आपने सुना होगा, एक हम्म। वो है, और दूसरे अभी अभी प्रशांत किशोर जो है वो कूद कर राजनीति के अखाड़े में आ गए हैं। ये दोनों हम्म। लोग आमूलचूल परिवर्तन की बातें करते हैं और हम्म। युवा वर्ग के वोटरों को अगले चुनाव में, अगले विधानसभा चुनाव में ये काफी हद तक रिझा पाएंगे ऐसा लगता है। कम से कम प्रशांत किशोर रिझा पाएंगे। पुष्पम प्रिया चौधरी के बारे में उतने दावे के साथ अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो अभी उतनी सक्रिय नहीं दिखती हैं। थोड़ी बहुत सक्रियता जो उनकी दिखती है वो सोशल मीडिया वगैरह पे दिखती है। पंचायत हम्म। चुनाव और नगर निकाय वगैरह के चुनाव में थोड़ी बहुत सक्रियता उनकी दिखती है। तो अगर अभी हम्म। पंचायत चुनाव और ये सब का दौर तो निकल चुका है, लेकिन नगर निकायों के चुनाव हो रहे हैं पटना में और दूसरी जगहों पर भी, इसमें अगर उनकी सक्रियता दिखी तो हो सकता है कि अगले चुनाव में वो भी एक कुछ एक सीटें लेने में जरूर कामयाब होंगी। लेकिन अगर हम्म। देर से शुरू करती हैं तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। जहां तक प्रशांत हम्म। किशोर की राजनीति का सवाल है, वो बिल्कुल ही जड़ से बदलाव की बात कर रहे होते हैं। वो बिल्कुल नए लोगों हम्म। को राजनीति में लाने की बातें कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों को मत लेके आओ जो कि पहले से 5 साल से चुनाव लड़ रहा है और बदलाव की कोई बात ही नहीं करता। वो बिल्कुल ही नए लोगों को ला हम्म। करके जनता के सामने एक विकल्प के तौर पर पेश करने की बात करते हैं। भाजपा का जहां तक देखेंगे तो भाजपा के साथ समस्या ये है कि यहाँ पे बदलाव बहुत ज्यादा है नहीं। जो हम्म। पुराने दल थे उसमें बात करेंगे तो जैसे रामविलास पासवान के सुपुत्र अब चिराग पासवान, वो पार्टी के टूटने के बाद भी काफी सक्रिय दिखते हैं। और चूंकि एक खास वर्ग में ही उनके पास समर्थन है, तो बहुत ज्यादा सीटें उनको मिल जाएंगी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, कुछ जगहों पर चुनाव को प्रभावित जरूर कर सकेंगे, कुछ लोगों के जीतने, कुछ लोगों के हारने में वो एक बड़ा फैक्टर होंगे।
इसके अलावा बिहार में आ जाते हैं ओवैसी। बिहार में जो सीमांचल के जिले हैं वहां देखिएगा तो आप मुस्लिम मतदाताओं का बहुत बड़ा वर्ग है, तो मोहम्मदन मतदाताओं का जो एक बहुत बड़ा वर्ग है, कम से कम 4 जिलों में, वहां पर ओवैसी एक फैक्टर होंगे जो कि राजद का जो वोट बैंक है और माई समीकरण है उसमें छेद करता है। ऐसे ही राजद के पास जो मुस्लिम मोहम्मदन वोट बैंक है, उस मोहम्मदन वोट बैंक में सेंध पड़ने की एक और वजह है शहाबुद्दीन के सुपुत्र ओबामा, सॉरी ओसामा। उसामा जो है वो कुछ नाराज हो गए थे क्योंकि उनको समर्थन नहीं मिला राजद से, इसकी वजह से। तो उसकी वजह से भी जो है मुस्लिम वोट बैंक जो है वो राजद के पाले से खिसकता हुआ नजर आएगा। जो ओबीसी वोट बैंक था, जो कि जिसकी की बात कर रहे होते हैं तेजस्वी और लालू यादव वगैरह, उसमें सेंध पहले ही नीतीश कुमार मार चुके हैं। इसके अलावा और भी वजह हैं, जिस तरह का मतदाता वर्ग राजद के पास है और जैसी गुंडागर्दी के लिए या दबंग व्यवहार के लिए वो लोग जाने जाते हैं, उससे भी कई लोगों का मन खट्टा हो जाता है। तो उसकी वजह से भी ये सारा नुकसान आरजेडी को झेलना पड़ेगा। तो आरजेडी पीछे जाने वाली है और कई नए दल और कुछ जगहों पर भाजपा उनकी जगह लेने वाली है। तो अभी मान लीजिए कि अगर हम लोग कहें कि 70 सीटों के आसपास भाजपा पिछले चुनावों में थी, तो अगले चुनाव में हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि वो 100 सीटों के आसपास, अगर अभी वाली गति से ही चलते रहने दिया जाए तो इतना राजनीतिक बदलाव तो हो जाएगा। ये धीमा राजनीतिक बदलाव जो है ये कोई अभी शुरू हुआ ऐसा भी नहीं। तो ये जो कह रहे होते हैं लोग कि बिहार में राजनीतिक बदलाव नहीं होता या धीमा होता, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये राजनीतिक बदलाव इतने चुपचाप किया जाता है। जनता जो है वो, अगर आप उसके पास सर्वेक्षण करने वाले को भेजेंगे, जब हम लोग पेशे से, जैसे मेरा काम ही सर्वेक्षण का है, तो सर्वेक्षक के रूप में जब हम बात कर रहे होते हैं तो उस समय जो जवाब आता है, और ऐसे ही अगर हम छोड़ दें, अपना सर्वेक्षण का फॉर्म अपने हाथ में न रखे हुए हों, या मेरी टीम के और लोग जो हैं, जो लोग सर्वेक्षण बकायदा करते हैं, जो सवाल जवाब कर रहे होते हैं, वो उठ करके जैसे ही वहां से चला गया, उसके बाद जो पब्लिक बात कर रही होती है उसमें आप जमीन आसमान का अंतर देखें। चाहे वो सर्वेक्षण करने वाला हो, चाहे वो पत्रकार हो, आम आदमी उसे बहुत अच्छी तरह नहीं, ये पहचानता है और उसके बिल्कुल बिल्कुल। सामने वो वही बात करता है जो वो पत्रकार या फिर वो सर्वेक्षण करने वाला सुनना चाहता है। तो आपको सुना दिया जाएगा कि ऐसा है, असल में सच्चाई का उस जवाब से कोई लेना देना बिल्कुल। और ये चतुराई जो आपने कहा ना कि आपको सर्वेक्षण में देखने को मिलती है, ये चतुराई, तो वो चतुराई वोटिंग पैटर्न में भी देखने को मिलती है। जब वो लोकसभा के लिए वोट कर रहा होता है, चाहे वो 2014 हो चाहे 2019 हो, तो बिल्कुल साफ तौर पर उसका फंडा क्लियर है और वो वोट करता है, और राष्ट्रहित में वोट करता है और राष्ट्रवाद के लिए वोट करता है। विधानसभा में आपने कहा कि स्लो चेंज है, वो स्लो चेंज शनय शनय करके आगे आता है। आनंद जी, अगर भाजपा एक प्रश्न। सही नेतृत्व भर दे दे, एक अच्छा नेतृत्व भर दे दे भाजपा अगर बिहार में, वो उतने भर से जो है ये बदलाव जो है वो इमीडिएटली बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर जो होता है ना, वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर एक सही नेतृत्व अभी आ जाता है बिहार में, हाँ और जिस हाँ तरह से हाँ। अभी बिहार में आपको अपने भूतपूर्व जदयू के अध्यक्ष महोदय पैदल यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं, वैसी पैदल यात्रा करता हुआ कोई भाजपा का ठीक ठाक हम्म थोड़ा युवा, 50 वर्ष 55 वर्ष तक का कोई नेता अगर ऐसा हो जो पूरे बिहार भर में यात्रा कर डाले, हम्म तो 40-50 वर्ष का कोई नेता हो, तो आपको भाजपा के पक्ष में ये बदलाव, भयावह तरीके से हुआ बदलाव, जिसमें कि कई विपक्षियों की जमानत तक जब्त हो जाएगी, वो आपको बिहार में हम्म। नजर आ जाएगा। लेकिन जब तक ये बिल नेतृत्व नहीं दिखता, तब तक जनता भी थोड़ी डरी सहमी रहती है। उसे पता है कि हम्म। हिंसा या और बाकी चीजों से हमें खुद ही निपटना है, पुलिस या प्रशासन मेरी मदद के लिए नहीं आने वाला। तो ऐसी स्थिति न बने कि उसे हिंसा से निपटना पड़े, ये इंतजाम वो रखता है। हम्म। अच्छा, जब आप कह रहे हैं ना कि वो बदलाव इस तरीके से हो रहा है कि जो भाजपा पिछले चुनाव में या इस समय की जो विधानसभा है उसमें अगर 70 है, तो इसी गति से चलती रही तो 100 हो जाने वाला है। अब आई प्रशांत किशोर जी की सक्रियता। वो जिस तरीके से आखिर गए, तो वो भी शुरू में नीतीश की ही पार्टी में गए थे, और जिस रंग में बिहार की राजनीति चल रही है,
तो उसी गंगा में नहाने गए थे। अब ये अलग बात है कि पानी ठंडा हुआ, गर्म हुआ क्या नहीं हुआ, ये हमारा आपका विषय नहीं है। तो अब ये तो यहाँ ये भी बात अगर मैं कहूं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा गलत होगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी 100 बहते बहते ही चल दी और प्रशांत किशोर अकेले दम पर, कोई पहली बार है, संगठन है, कहां तक है, कितने नीचे तक का संगठन है, क्योंकि एक प्रदेश स्तर का चुनाव लड़ने और उसको लड़के सरकार बनाने लायक तक पहुंच जाने के लिए बहुत कुछ ऐसा होना होता है जो कि प्रशांत किशोर जी के पास इतनी जल्दी नहीं हो सकता है। तो नहीं, ऐसे तो में प्रशांत किशोर जी नहीं, इतने ऐसे में कम समय से काम नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, इतने ऐसे इतने में मैं कम अगर समय खाली में ये प्रशांत जोड़ूं, किशोर जी। अगर अगर ऐसे में एक संभावना मैं ये जोड़ूं कि 100 सीट, 110 सीट भाजपा, थोड़ा सा प्रशांत किशोर, और एक जो विकल्प की बात होती है ना कि देखिए नीतीश कुमार यानी जेडीयू आजमा लिए गए, आरजेडी आजमाए जा चुके हैं। अब विकल्प की अगर बात हो तो एक ऐसा कोई मिक्स बन सकता है क्या जिसमें ना देखिए, आरजेडी ऐसा हो, ऐसा न जिसमें ना जेडीयू हो। ऐसा ऐसा विकल्प बन सकता है, इसकी पूरी संभावना है। अगर भाजपा, आप 110 की बात कर रहे हैं, हम 110 की बात नहीं करते, हम इसके सिर्फ हम्म 100 पे पहुंचने की बात कर रहे होते हैं। अब हम्म देखिएगा, आप तो मदन सहनी जैसे कुछ नेता वगैरह यहाँ पे थे जिन्होंने अपनी एक वीआईपी पार्टी लॉन्च की थी और उसको चला रहे थे। 4 विधायक भी थे उनके पास। अब ये जो 4 विधायक थे उनके पास, उसमें से आप देखेंगे कि उसमें से 3 विधायक, एक तो वो खुद थे, तो इसमें से जो 3 विधायक थे, वो 3 विधायक कौन थे अगर ये आप जांचने जाएंगे, तो ये 3 के 3 विधायक ऐसे लोग थे जो बरसों से भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं। हम्म आपको वो भाजपा के आयोजनों में कभी टेंट का इंतजाम करते दिखेंगे, कभी वो आने जाने वाले आगंतुकों का प्रबंध करते दिखेंगे, कभी अपने साथ 10 लोगों को ला करके और बिठाते हुए दिखेंगे। तो ये सारा कुछ करते हुए दिखेंगे, और ये सारे लोग टिकट किसका लेते हैं, तो वीआईपी का लेते हैं और उससे चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि राजनीतिक झुकाव रखते हैं और वैचारिक रूप से भाजपा के समर्थक हैं। आपको ऊपर हम्म से भले ना नजर आए, लेकिन अगर आपको उस इलाके में आना जाना रखते हैं तो आपको पता होगा कि ये आदमी वैचारिक रूप से किस तरफ झुकाव रखता है, हम्म और कल को वो पलट करके किस तरफ आ जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो अगर मान लेते हैं हम लोग कि प्रशांत हम्म किशोर 20-25 सीटों पर भी पहुंचेंगे और 100 सीटों पर भाजपा हुई, तो जो एक तीसरा विकल्प है, जो तीसरा मोर्चा, और ये सारी बातें जो हमारे विपक्षी दल आजकल कर रहे होते हैं, आरजेडी हो, चाहे ममता हो, चाहे आपके मुलायम सिंह यादव का परिवार हो, ये सब हम्म लोग जो एक तीसरे मोर्चे की बात कर रहे होते हैं, बिहार में वो तीसरा मोर्चा खड़ा हो जाएगा, और वो तीसरा मोर्चा हम्म। कोई तीसरा मोर्चा नहीं होगा, वो भाजपा का मोर्चा होगा। बिल्कुल, मैं इसी संभावना की बात कर रहा था। आनंद जी, लगभग आधे घंटे की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, और बिहार और बिहार का समाज और उस पर कोई चर्चा, वो भी आनंद कुमार जी से, तो आधा घंटा कम पड़ने लगता है। लेकिन इस मंच की भी अपनी सीमा है, उस सीमा का भी उस मर्यादा का भी हमें पालन करना है। तो 30 सवाल अभी मिनट से बहुत सारे अधिक। बचे हैं, जी। सवाल अभी 30 बहुत मिनट से सारे बचे अधिक हैं। 30 मिनट से अधिक हम लोग अपने दर्शकों, अपने श्रोताओं का सर न खाएं तो बेहतर। वरना फिर उन्हें बिल्कुल लगेगा कि आके बैठ गया और जा ही नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल इस पर आगे भी आपसे चर्चा क्रमशः होती रहेगी, और बिहार के राजनीतिक और सामाजिक सरोकारों पर को लेकर आपसे हम लगातार और चर्चा जारी रखेंगे। इसी के साथ आपको देते हैं फिलहाल के लिए धन्यवाद, और अपने दर्शकों से एक बार फिर निवेदन वही, अगर आप सबको हमारे कंटेंट, हमारे विषय, हमारी चर्चाएं पसंद आ रही हो तो प्रारब्ध को लगातार देख तो रहे ही हैं आप, और लोगों तक भी पहुंचाइए। इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए, ताकि आगे जब भी कोई चर्चा लेकर हम आपके बीच आए तो उसकी सबसे पहले सूचना आपको मिले। आपने हमारी चर्चा देखी, हमें आशा है कि आनंद जी के साथ बिहार के सरोकारों, राजनीतिक और सामाजिक सरोकारों को लेकर इस चर्चा का आनंद आएगा आपको, और आप अपने बहुमूल्य सुझाव, अपनी राय, अपनी टिप्पणियां नीचे जरूर छोड़ेंगे। नमस्कार। नमस्कार।